हंदवाड़ा हमले में पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हो गया है और इसी के साथ ये भी साफ हो चुका है कि क्या आतंकी संगठन लश्कर की ये जो यारी है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान जिस तरीके से लश्कर से यारी रख रहा है, क्या ये उसको भारी पड़ेगी। ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि हंदवाड़ा में आतंकियों के हमले में लश्कर का हाथ सामने आया है और लश्कर का एक टॉप कमांडर हमजा हैदर भी मारा गया। तो क्या पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने अपना चेहरा छिपाकर आतंकी हरकतों को हवा देते रहना चाहता है? क्योंकि हंदवाड़ा में जिस टीआरएफ संगठन का हाथ सामने आया है उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ही खड़ा किया है और यह संगठन आतंकी संगठन लश्कर का ही हिस्सा है। हंदवाड़ा में हुए इस हमले में कर्नल और मेजर समेत 5 लोग शहीद हो गए। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ हैं और कोमोडोर GJ सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी हंदवाड़ा से हमारे साथ हैं और दिल्ली से हमारे 2 सहयोगी संदीप बोल और अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल AK सिवाच, सबसे पहले आपके पास सवाल लगातार हम उठा रहे हैं कि क्या लश्कर के साथ पाकिस्तान की जो यारी है वो पाकिस्तान को भारी पड़ेगी, क्योंकि इस हंदवाड़ा हमले में लश्कर का कमांडर हमजा हैदर मारा गया है। बिल्कुल ठीक बोला गायत्री आपने। देखो, इसमें कोई शक नहीं, ये पाकिस्तान जो है उस कम से कम 250 से 300 जो टेररिस्ट हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के लॉन्च पैड पे बैठे हुए हैं और वो बेसिकली लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के हैं। वो पाकिस्तान चाहता है फायरिंग करके लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्टिवेट करके किसी तरीके से इन टेररिस्ट को कश्मीर घाटी के अंदर घुसाया जाए और ये इनकी जो कार्रवाई है इसको भारत की फौज नकारा कर लिया है। पिछली बार भी जो इसने ये कार्रवाई की थी तो भारत की फौजों ने उसके जो अम्यूनिशन डैम और आरटी पोजीशन और इनके जो कई कैंप थे उनको डिस्ट्रॉय किया। अभी जैसे अब पाकिस्तान एक बहुत बड़ी गेम खेल रहा है। आईएसआई वो जानता है कि लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद आज के कार टेररिज्म के रडार में है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के में, और वो नहीं चाहते कि वो ब्लैक लिस्ट हो। तो हरदम जब भी ये कोई कार्रवाई करते हैं चाहे वो लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद, तो दूसरी ग्रुपों को जैसे ये PFI वगैरह इसके नाम से बोलते हैं कि इन्होंने किया है, मगर असली में ये सारा का सारा काम डीप स्टेट पाकिस्तान की ISI लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद से करा रही है और इनके जो ये मंसूबे हैं ये सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि आज की तारीख में अमन और शांति है कश्मीर घाटी में। इक्का दुक्का एक्शन के अलावा ये पाकिस्तान आजकल बुखला गया है और वो कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि जब तक ये पासेज खुलेंगे और लाइन ऑफ कंट्रोल में LC फैंस बढ़े तो हम जितने से ज्यादा घुसपैठी कश्मीर घाटी में भेज पाए और भेजें। और जब भी उनका कोई लीडर मरता है तो वो बार बार यही बताते हैं ये लश्कर तौबा का हाथ नहीं, ये PFI का है। पर बिल्कुल बिल्कुल जीजे सिंह साहब, जिस तरीके से FATF के सामने लगातार पाकिस्तान ये कहता रहा है कि भाई जो जैशे मोहम्मद संगठन है, जो लश्कर तौबा है, इनका तो कोई वजूद ही नहीं है, अब ये एक्टिव भी नहीं है। क्या इसीलिए अब जिस तरीके से हमजा हैदर मारा गया है ये एक और सबूत है? देखिए, ये आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान झूठ का एक माहिर है। उसने हमेशा ही झूठ बोला है, क्योंकि पाकिस्तान का ये एक ऑब्सेशन है। पाकिस्तान इस बात के साथ बिल्कुल हार्ड वायर्ड हो चुका है कि हम पाकिस्तान हमारे ऊपर कैसे जानी और माली नुकसान कर पाए। और आजकल के जमाने में, आजकल के कोरोना के टाइम के ऊपर, वो कोरोना की आड़ में, जबकि सारी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ाई में एक युद्ध लड़ रही है, जो भी एक बायोकेमिकल वॉरफेयर है उसके साथ लड़ रही है, तो ये जो पाकिस्तान है ये सोच कर बैठा हुआ है कि हिंदुस्तान के अंदर एक तो कोरोना को फैला दिया जाए और इसकी आड़ के अंदर उसकी ISI और मिलिट्री ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को भेजकर एक हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। ये इनकी एक जिसे कहते हैं इंटेंशन ऐसी बनी हुई है और ये पाकिस्तान की जहन के अंदर बस चुका है कि उनको जितना भी मारा जाए, वो एक तो बात होती है, कहते हैं बातों
के भूत, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये लातों के भूत भी नहीं है। इन भूतों को तो सुबह शाम जैसे खुराक दी जाती है, इनकी खुराक यही कि इनको मारा जाए। सुबह शाम इनके ऊपर, जैसे हमारी आर्टिलरी, हमारी फौज आजकल एलओसी के ऊपर इनके ये जो ठिकाने हैं जहां पे लॉन्च पैड्स बना देते हैं, या जो इनके अड्डे हैं, उनके ऊपर हमला किया। मेजर जनरल एक ही बात साहब, मार तो रहे हैं, रोज ही मार रहे हैं उनको, लेकिन फिर भी उठ खड़े होते हैं। देखो, इसमें कोई शक नहीं, आपने ठीक बोला गायत्री, कि आज की तारीख में हमने इनके गर्दन को झुका रखा है। ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में पहले जो एलसी लॉन्च पैड थे, वो काफी एलसी के नजदीक थे। अब इनके कहीं ना कहीं बहुत डर बैठ गया है, जबकि बाद आपका बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और अभी हमने चंद एक समय पहले हमने जब इनके आरटी फायर करके, आरटी का असॉल्ट फायर करके इनका जो एक पूरा आरटी गन पोजीशन, अम्यूनिशन डंप बिल्कुल बर्बाद कर दिया, लॉन्च पैड बर्बाद कर दिए, तो डर तो है पाकिस्तान को कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा। भारत आपके घर में घुस के आपको मारेगा, ये मालूम है। मगर ये ना कुत्ते की पूंछ कितनी ही सीधी कर लो, सीधी नहीं होती। तो पाकिस्तान जो एक ऐसा देश है कि उसको मालूम है कि पूरा संसार अभी कोरोना वायरस की महामारी पे लगा हुआ है, और वो इसका फायदा उठा के भारत के अंदर ये आतंकवादी भेजना चाहता है। और मुझे शक है कि कुछ ये ऐसे भी आतंकवादी होंगे जिनके अंदर कोरोना वायरस है, और जिससे वो कोरोना फैला सके। तो पाकिस्तान जो एक ऐसा देश है, उस पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता, और जितना मारोगे उतना अच्छा। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत इसको डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली आइसोलेट करे, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को इसका असली रूप दिखाए कि देखो, जब कोरोना वायरस है, भारत मेडिसिन एक्सपोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान एक ही बात आएंगे आपके पास। हमारे सहयोगी संदीप बोल कुछ कहना चाहते हैं। संदीप गायत्री, देखिए गायत्री, ये आतंकवाद तो लगातार जो है वहाँ की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा रही है, लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों से हम लोग अगर हिसाब देखें तो जिस तरीके से एक जमहूरियत की बात तो पाकिस्तान में कही जाती थी, इमरान खान चुनाव जीत के आए, बताया जा रहा है कि जिताया गया उनको, अब कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फोरम में जो है वो कश्मीर को लेकर अपनी बात जो है पाकिस्तान की सेना की जो बात है वो नहीं रख पाए, इसलिए अब धीरे धीरे उनको साइडलाइन किया जाने लगा। खुद जो है जनरल बाजवा ने अपना एक्सटेंशन करा लिया 3 साल का, और उस वक्त जितने भी लोग नाराज थे, जो उनके जो लाइन में थे प्रमोशन की, वो लोग नाराज थे, उनको जो है अब कहीं ना कहीं बड़े पद देके चुप करा दिया गया है। और अब खोपरे यही बता रहे हैं कि इमरान खान को भी जो है धीरे धीरे साइडलाइन किया जाएगा, और अब आर्मी जो है वो सीधे तौर पर जो है पीछे से जो है इसको जो है अब वहाँ की सरकार को चलाएगी। तो सीधे तौर पर वहाँ की पाकिस्तान की फौज का सीधे तौर पर एक ही फंडा है कि वो किसी भी तरीके से जो एक्टिवनेस है एलसी पर उसको कंटिन्यू रखना चाहती है, अपने फौजियों के साथ, अपने सेना के जवानों के साथ साथ जो आतंकियों को वहाँ रखती है। और जब से ये फौज जो पहले से भी बहुत हावी थी, सख्त थी, लेकिन अब जो है और ज्यादा बड़े लेवल पे आ रही है। यही वजह है कि इतना ज्यादा जो है डेटरेंस जो है वो देखा जा रहा है। अमित, देखिए गायत्री, जहां तक पूरी जी, देखिए मेरा एक सवाल है हमारे सुरक्षा विशेषज्ञ से। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये अगले 2 महीने कितने महत्वपूर्ण है, और किस तरीके का जो अटैक है, किस तरीके का हमला है, ये हमारे जो सुरक्षा बलों को घाटी में तैनात हैं उनको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। एकाएक आते आतंकी वो हमला करके चले जाते हैं। पहले जिस तरीके से कहते पूरा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता था, वो अभी नहीं है, एकाएक करके वो चले जाते। तो किस तरीके से अगले 2 महीने का दौर हमारी घाटी में देखने को मिल सकता है? देखो, ये बात ऐसी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि घाटी के अंदर अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा नॉर्मल होती जा रही है। करीब 150 के करीब टेररिस्ट हैं, और जिस प्रकार से ये एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370, उसके बाद गवर्नेंस बहुत अच्छी हुई है, और आतंकवादी एक प्रकार से साइड ट्रैक हो गए। पाकिस्तान अब चाहता है कि कई नए आतंकवादी लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भेजे, जिसकी लगाम उनके हाथ में हो, और दोबारा टेररिज्म को फैलाए कश्मीर घाटी में, नहीं तो वो कहीं ना कहीं इस गेम को लूज कर रहे हैं। तो इसी को वो सोचते हुए ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी और जिनके लीडर हैं। सर, वही मेरा सवाल था कि छोटे जो ग्रुप्स हैं सर, छोटे ग्रुप हैं, उनकी सक्रियता किस हद तक रहेगी? छोटे जो ग्रुप है आतंकी ग्रुप, उनकी सक्रियता किस हद तक रहेगी? छोटे ग्रुप जो है इनका कोई बिल्कुल आएंगे सिवास साहब आपके पास आएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा सुन लेते हैं। परिवार में एक नौकरी भी देने की
सेना के ऑफिसर को 50 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके पत्नी को और उनकी माताजी को 50 लाख रुपया कुल देने का जो है आदेश दिया है। शहीद कर्नल साहब जो हैं उनके परिवार में एक नौकरी भी देने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है और कर्नल शर्मा की स्मृति में पैतृक गांव में गौरव द्वार के निर्माण की भी जो है उन्होंने घोषणा की है। मैं आपको ये बता दूं कि आज ये जो हंदवाड़ा में आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, इसमें तुरंत मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लेते हुए ये अपनी श्रद्धांजलि दी है और साथ साथ प्रदेश की ओर से जो ये घोषणा की है उस पर अमल करने के लिए हम लोगों को तत्काल निर्देश दिया है। 50 लाख रुपया है, 40 लाख रुपया पत्नी को, 10 लाख रुपया उनकी माताजी को। ये शहीद जो हैं ये ग्राम परवाना तहसील सयाना के मूलतः रहने वाले हैं। इनकी पत्नी अभी जयपुर में है और चूंकि लॉकडाउन है तो अभी इनका अंत्येष्टि इनकी जयपुर में ही होगी। इनकी एक बिटिया भी है, बेटी भी है, लेकिन ये परिवार मूलतः बुलंदशहर का रहने वाला है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसको संज्ञान में लेकर जो पहले 25 लाख थी, पहली बार जो है उन्होंने आदेश दिया कि 50 लाख रुपया दिया जाएगा और आगे सैन्य परिवारों में 50 लाख रुपए की धनराशि देने की उन्होंने घोषणा की है। मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन 3 के संचालन के संबंध में, उद्योग धंधों की कार्य योजना के संदर्भ में, औद्योगिक गतिविधियों के संदर्भ में उसके बारे में एडवाइजरी जारी करने के लिए निर्देश दिए हैं। ये आदेश अब सभी डीएम्स को, सभी एसएसपीज को, सभी जो है डीआईजीज को, सभी ऑफिसर्स फील्ड में जो है कमिश्नर्स को, एडीजीज को, सभी को भेज दिया गया है और इस आदेश को हम अभी प्रेस के लिए भी तुरंत रिलीज कर दे रहे हैं। इस आदेश के अंतर्गत मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसको यथा जो है जैसा भारत सरकार ने कहा एग्जैक्टली लगभग जो है उसी तरह से उन्होंने जो आदेश दिया है उसी के अनुरूप जो है आदेश जारी किया है। इस गाइडलाइंस को 4 मई से 2 सप्ताह से यानी कल सुबह प्रातः से ये 2 सप्ताह के लिए जो है जारी किया गया है और साथ साथ इसमें रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन जो निर्धारित भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किए गए हैं उसको परिभाषा को स्वीकार करते हुए उसके अनुरूप ही कार्रवाई की गई है। आपको सबको मालूम है कि रेड जोन वो जनपद है जहां पर एक्टिव केसेस हैं, ग्रीन जोन वो जनपद है जहां कोई एक्टिव केस नहीं है या पहले कभी एक्टिव केस रहा था तो वो 21 दिन पूरा कर चुका है और ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन वो है जो ना रेड जोन है ना ग्रीन जोन है। तो भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप जो है निर्देश आज जारी किए गए हैं और उस निर्देश के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो कंटेनमेंट जोन के संदर्भ में है, यानी जहां हॉटस्पॉट्स हैं उनके निर्धारण का है। हमें बताने में ये खुशी है कि जो उत्तर प्रदेश के हॉटस्पॉट्स की नीति माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय की थी लगभग उसी के अनुरूप भारत सरकार की गाइडलाइंस अब कंटेनमेंट जोन की आई है। कंटेनमेंट जोन में जो निर्देश डीएम और सभी अधिकारियों को, जिले के पुलिस के अधिकारी और हेल्थ डिपार्टमेंट के विशेष रूप से अधिकारियों को निर्देश दिया गया है वो यह है कि प्रत्येक केस की कॉन्टैक्ट मैपिंग की जाएगी, यानी वो किससे मिला है, संक्रमण किससे उसको प्राप्त हुआ, उसने अपने परिवार को कहीं संक्रमित तो नहीं किया, उसके जानने वाले, मिलने वाले, ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना प्रत्येक केस में अनिवार्य होगा। केसों और कॉन्ट्रैक्ट्स का भौगोलिक विस्तार जो है पूरा चेक करना होगा, यानी अगर पहला केस यहाँ है उसका किसी से जो है किसी को अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसका भी ज्योग्राफिकल एरिया पूरा तय करने का निर्देश मिला है। चिन्हित क्षेत्र की युक्तिपूर्ण सीमा निर्धारण करना होगा। जो हॉटस्पॉट्स हैं उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्देश स्वास्थ्य विभाग से हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से
जो इनपुट आया है उसके बेसिस पर जो निर्देश दिए गए हैं वो इस प्रकार है कि जो भी हॉटस्पॉट है यानी एक या एक से अधिक केसेस अगर हैं शहरी क्षेत्र में, तो वो पूरा मोहल्ला, वो पूरी लोकेलिटी 1 किलोमीटर के दायरे के साथ जो है हॉटस्पॉट घोषित रहेगी। यदि ग्रामीण क्षेत्र है तो यदि वहां 1 से अधिक केसेस हैं तो 1 किलोमीटर का दायरा राजस्व ग्राम का लेते हुए, कम से कम 1 किलोमीटर का दायरा लेते हुए उसे हॉटस्पॉट घोषित किया जाएगा। और यदि एक केस मात्र है और उसमें एक ही केस है तो फिर वो कंप्लीट मोहल्ला लोकेलिटी होगी शहरी क्षेत्र में, लेकिन उसका 400 मीटर के विदिन जो है रेंज के अंदर पूरा हॉटस्पॉट डिक्लेयर होगा। यानी 400 मीटर से कम कोई भी हॉटस्पॉट सिंगल केस में भी नहीं निर्धारित किया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र में भी यदि किसी गांव में एक केस अगर है तो उस गांव में पूरा राजस्व ग्राम होगा, लेकिन 400 मीटर से कम जो है किसी भी रूप में नहीं होगा। तो ये 1 किलोमीटर की एक से अधिक केसेस के मामले में और एक केस के मामले में 400 मीटर की जो बंदिश है, ये अतिरिक्त जो है एक रेस्ट्रिक्शन उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया है, जिससे तो उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कोरोना को लेकर गाइडलाइन का जिक्र करते हुए जो बड़ी बात सामने आई है वो ये कि हंदवाड़ा में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा की जाबाजी को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला हुआ है कि शहीद के परिवार को 50 लाख के साथ साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। इस सबके बीच आपको बता दें, कर्नल आशुतोष जो कि बुलंदशहर के रहने वाले थे, उनकी जाबाजी की झलक उनकी डीपी में भी साफ तौर पर दिखाई देती है। कर्नल आशुतोष की डीपी में शेर की तस्वीर के साथ लिखा है कि पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं, हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना। जबकि दूसरी तस्वीर हंदवाड़ा के ऑपरेशन में ही शहीद हुए मेजर अनुज सूद की है, जो अपनी बच्ची के साथ नजर आ रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें, एक तस्वीर कर्नल आशुतोष की जो उनकी जाबाजी को दिखाती है और दूसरी तस्वीर भावुक करने वाली मेजर अनुज सूद जो इसी ऑपरेशन का हिस्सा थे, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कर्नल आशुतोष। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं क्योंकि सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि लश्कर के साथ यारी क्या पाकिस्तान को भारी पड़ेगी। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जीजे सिंह, आपके पास आना चाहूंगी, क्या एफएटीएफ के सामने अब ये पाकिस्तान की फजीहत का एक और मौका होगा? हैदर हमजा का मारा जाना, जिस तरीके से वो लश्कर का कमांडर है। देखिए, ये जो एफएटीएफ की बात होती है, कई बार आती है, और साथ में हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दूसरे मुद्दे भी हैं, जैसे कोरोना फैल रहा है, गरीबी है, अनपढ़ता है, और वहाँ पे भी जो उनकी जो असली पावर सेंटर है वो आर्मी है। ये जो उनकी गवर्नमेंट है वो सिर्फ एक कॉस्मेटिक ऑर्नामेंटल गवर्नमेंट होती है। और साथ में हम देखते हैं कि मौलानों का कब्जा है उनकी दिल दिमाग के ऊपर। तो इन सब चीजों को मिला के अगर देखा जाए तो इसका यही नतीजा निकलता है कि पाकिस्तान में कुछ हो जाए, मगर वो अपने ऑब्सेशन, अपनी जो उसकी नेचर है कि मैंने हिंदुस्तान को वूंड करना है, ब्लीड करना है बाय 100 कट्स, 1000 कट्स, वो उसके अंदर रहता है। वो कैसे भी कुछ भी हो जाए, उसकी आर्मी, मिलिट्री, जैसे अभी जनरल साहब बता रहे थे कि उसने अपने इतने आतंकियों को वहां पे तैयार करके रखा हुआ है। वो सब जिसे कहते हैं एक प्रोल पे रहते हैं, दाव में रहते हैं कि कैसे हिंदुस्तान या कश्मीर की बॉर्डर को क्रॉस करके अंदर घुसा जाए और नुकसान पहुंचाया जाए। ये कभी तो गर्म हो जाते हैं, कभी ठंडे पड़ जाते हैं, लेकिन बाज नहीं आते, बाज नहीं आते। इंडिया हेट पॉलिसी पर लगातार काम करते हैं। आएंगे जीजे सिंह, आपके पास आएंगे, सिवाल साहब आपके पास भी आएंगे। लेकिन इस सबके बीच बता दें कि कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए कर्नल आशुतोष शर्मा शहीद हो गए। शहीद आशुतोष की पत्नी पल्लवी, भाई पीयूष शर्मा और मां ने कहा आशुतोष शुरू से ही जाबाज थे।
सुनिए। राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर आशुतोष शर्मा ने हंदवाड़ा में एक ऑपरेशन के अंदर शहादत दी है। उनका पूरा परिवार इस वक्त हमारे साथ हैं। पीयूष शर्मा उनके भाई हैं, उनकी पत्नी है पल्लवी शर्मा, उनके माताजी हैं। पीयूष जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके भाई ने जिस तरीके की शहादत दी है, कितना बड़ा ऑपरेशन था? वो अपने पैशन से ही आर्मी में गया था और पैशन से ही अपना वॉलंटियर करके ही राष्ट्रीय राइफल में गया था और दुश्मनों से मुकाबला करना उसके लिए जाना जाता था। वो उसको 2 बार सेना मेडल मिला, बार 2 सेना मेडल, जो कि एक बहुत ही रेयर चीज़ है किसी आर्मी ऑफिसर के लिए। और इसके अलावा भी कई सारे अवार्ड मिले। जाना जाता था वो अपने आर्मी में अपने नेतृत्व के लिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, फ्रंट से लीड करने के लिए जाना जाता था। और बड़े गर्व की बात है परिवार के लिए कि आज उसने शहादत प्राप्त की है। और एक उसका बहुत बड़ा सपना था, वो देश की सेवा करना ही चाहता था। ऑपरेशन में इन्होंने बस यही बोला था कि यहाँ पे कुछ मुझे लग रहा जंगल में है और मुझे बहुत बारिश हो रही है, मैं पूरा भीग रखा हूँ, बहुत ठंड है रात, पूरी रात यहीं बैठूँगा और अगले 2-3 दिन और जंगल में ही रहेंगे मेरे सर्च ऑपरेशन। बट ये वाला जो ऑपरेशन जो घर में हुआ, इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं था कब गए। मैं तो यही सोचती रही कि जंगल में हैं इसीलिए मैसेज नहीं पढ़ रहे हैं। मुझे ये करीबन रात को 9 बजे के आसपास मुझे पता चला कि कोई ऑपरेशन चल रहा है जिसमें घर में है ये। अच्छा, ये अब उसके बाद में आपकी जब घर में गए ऑपरेशन में, उससे पहले कोई बात नहीं हुई थी? उससे पहले दिन में बस व्हाट्सएप पे 2 मैसेजेस आए थे। बस उन्होंने कहा मुझे लगता है जंगल में कुछ नहीं है और यहाँ पे पर सर्च चलेगी 2-3 दिन। तो मैंने बोला आप वहीं रहोगे 2-3 दिन के लिए, क्योंकि होता है कमांडिंग ऑफिसर नहीं रहता। तो बोले हाँ मैं यहीं रहूँगा, मैं रहूँगा तो हर चीज़ बहुत तरीके से अच्छे से हो जाएगी। बस यही लास्ट बात हुई थी। क्या उनको लेकर घर आने का कब था और कोई ख़ास उनके थॉट्स थे उसको लेकर, बच्चों को लेकर कि मैं आऊँगा, कोई ख़ास? बस यही बोलते थे कि जब ऑपरेशन हो जाएगा मैं अगले दिन आऊँगा, और यही है, ऑपरेशन हो गया है, अब कल आ रहे हैं। कल आ रहा है वो बात और है कि तिरंगे में आ रहे हैं, बट ढील भी दे। बिटिया को हमेशा ये बोलते थे कि मैं आऊँगा, मैं तुझे शॉपिंग कराऊँगा, तेरी मम्मी बहुत शॉपिंग कर रही है, मैं तेरी साइकिल दिलाऊँगा। हमेशा यही बोलते थे, मैं आऊँगा, तू इंतज़ार कर, मैं शॉपिंग कराऊँगा तेरी। तो वाकई कर्नल आशुतोष जाबाज थे और आशुतोष उनकी पूरी टीम को हमारे भी सलाम है। हमारे सभी सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि सवाल बड़ा है, लश्कर के साथ यारी क्या पाकिस्तान को भारी पड़ेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, जिस तरीके से फैमिली मेंबर्स ने ये कहा कि उनके पास मैसेज आया था, कहा था कि फॉरेस्ट में ऑपरेशन हो रहा है और उन्हें मालूम नहीं था कि फिर हाउस में ये कन्वर्ट हो गया। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, एक्चुअली ये ऑपरेशन जो है ये फ्राइडे को शुरू हुआ था। फ्राइडे में ये जो मिलिटेंट थे एक एरिया में थे, लेकिन एकदम से ये मिलिटेंट वहाँ से एस्केप कर गए, भाग गए और दूसरे एरिया में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तो वहाँ पे जिस तरीके से एक घर में इनको कॉर्नर किया गया, उसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई। बिल्कुल मैं इस चीज़ से इत्तेफाक रखता हूँ, जिस तरीके से कर्नल ने कहा था, कमांडिंग ऑफिसर ने मैसेज, जैसे उन्होंने कहा कि फैमिली मेंबर्स ने व्हाट्सएप मैसेज भेजा था और कहा था कि फॉरेस्ट में टाइम लग सकता है, काफी टाइम वाकई लग सकता था उसमें, लेकिन जिस तरीके से उनको गायत्री 0 इन किया गया और उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ, तो वहां जिस तरीके से बाद में एक मकान में सिवाज साहब और जीजे सिंह जी, वक्त नहीं है इसलिए आपके पास नहीं आ पाएंगे, लेकिन सवाल बड़ा है कि लश्कर के साथ यारी क्या पाकिस्तान को भारी पड़ेगी?